नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। भरत तिवारी एनकाउंटर के आरोपी शाहपुर एसएचओ सहित 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड है, लेकिन राजेश कुमार शर्मा को नई पोस्टिंग मिल गई है। सबके जहन में ये सवाल है, क्या हत्या के आरोपी अफसर क्या जेल जाएंगे? उन पर क्या क्या कार्रवाई हो सकती है? आरोपी डीएसपी की पोस्टिंग को लेकर तरह तरह की चर्चे हो रही हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युषर। पहला सवाल है कि भरत तिवारी एनकाउंटर में किन अफसरों पर केस दर्ज किया गया है, क्या आरोप है? देखिए, भरत के माता-पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई है और 17 जून को आपको पता ही है कि भोजपुर के बिलोटी गांव में भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हुआ था, जिसे फेक इनकाउंटर बताया जा रहा है। भरत की मां आशा देवी के लिखित आवेदन पर 22 जून को पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा शाहपुर थाने में दर्ज किया गया। शाहपुर थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार जगदीशपुर के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेश कुमार शर्मा, शाहपुर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकार सहित घटनास्थल पर मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। आशा देवी की शिकायत के मुताबिक पुलिस ने भरत तिवारी का इनकाउंटर सेल्फ डिफेंस में नहीं किया, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत उसे मारा है। एफआईआर और परिजनों के आरोपों के मुताबिक भरत तिवारी ने पुलिस की दबिश और घेराबंदी के बाद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था और फेसबुक लाइव में भी यही दिख रहा है। जब वह पहले ही सरेंडर कर चुका था और उसने हाथ खड़े कर दिए थे, उसके बावजूद पुलिस अधिकारियों और एसटीएफ के जवानों ने उसे जानबूझकर मार दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस टीम ने कानून को ताक पर रखकर सुनियोजित षड्यंत्र रचा है और भरत तिवारी की हत्या की गई है, ये इनकाउंटर नहीं। तो सर, नामजद आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? देखिए, ऐसा नहीं लगता है कि तत्काल उनकी गिरफ्तारी होगी। देखिए, कानून समझना पड़ेगा। अदालती फैसलों और कानूनी प्रावधानों के मुताबिक सिर्फ एफआईआर में नामजद होने या आरोपी बनाए जाने मात्र से किसी व्यक्ति विशेषकर ऑन ड्यूटी सरकारी अधिकारी की तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती। आम आदमी होता तो गिरफ्तार हो जाता। लेकिन चूंकि ऑन ड्यूटी थे उस समय ये सब और सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार तुरंत नहीं किया जा सकता है। तत्कालीन एसडीपीओ और एसएचओ की गिरफ्तारी तभी होगी जब न्यायिक आयोग अपनी रिपोर्ट में उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया फर्जी इनकाउंटर या हत्या के पुख्ता सबूत पालेगा। सर, पुलिस एनकाउंटर के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश क्या है? 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र के मामले में पुलिस इनकाउंटर की जांच के लिए 16 दिशा निर्देश दिए थे और इनकाउंटर की जांच सीआईडी या किसी अन्य पुलिस स्टेशन की टीम से करने का निर्देश दिया था, जिसका नेतृत्व संबंधित टीम से बड़े अफसर करेंगे। यहाँ भी शाहबाद के डीआईजी को जांच का जिम्मा दिया गया है। जांच टीम पहले सबूत जुटाएगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेगी, गवाहों के बयान दर्ज करेगी। जब तक जांच में यह साबित नहीं हो जाता है कि इनकाउंटर पूरी तरह से फर्जी था और पुलिस ने जानबूझकर हत्या की है, तब तक सीधे तौर पर अफसर की गिरफ्तारी नहीं होगी। चूंकि भरत तिवारी की घटना पुलिस के ऑन ड्यूटी ऑपरेशन के दौरान हुई है, जहां पुलिस का दावा है कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई है और परिजनों का दावा है कि यह हत्या है। ऐसे मामलों में संविधान अफसरों को एक सुरक्षा प्रदान करता है कि जब तक वो दोषी नहीं लगे प्रथम दृष्टया, तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। तो संविधान के अगर आर्टिकल की बात करें 311 के मुताबिक किसी भी सिविल सर्वेंट को जांच का अवसर, सही बात है, जांच का जो अवसर दिए बिना दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं ना सर, क्योंकि भरत तिवारी एनकाउंटर अब छोटा मोटा मामला नहीं रह गया। ये इनकाउंटर इतना विवादित है क्योंकि फेसबुक लाइव था भरत जिस समय इनकाउंटर हुआ और फेसबुक लाइव में दिख रहा है कि उसने हथियार फेंक दिया। थानेदार का जो बयान है वो बता रहा है कि आखिरी गोली चलाने के बाद हथियार फेंका। तो फिर सवाल उठता है कि आखिरी गोली चलाने के बाद हथियार फेंक दिया तो मारा क्यों? इतना ही नहीं, सीआरपी, लेकिन नियम नियम है, कानून कानून है। जांच हो रही है, न्यायिक जांच हो रही है, पुलिस की जांच चल रही है, उसके बाद ही कुछ आगे कार्रवाई होगी। और इतना ही नहीं, सीआरपीसी की जो धारा 197 के अनुसार अदालतें या जांच एजेंसियां ऑन ड्यूटी लोक सेवकों के खिलाफ तब तक कठोर दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती हैं जब तक कि सरकार गृह विभाग से अनुमति न मिले। हालांकि अगर जांच में यह साफ हो जाए कि अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फर्जी एनकाउंटर किया है, तो यह संरक्षण समाप्त हो जाएगा। और इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश तुरंत दे दिए थे। आयोग की रिपोर्ट के बाद अफसरों पर आगे की कार्रवाई हो सकती है, तो इंतजार करना चाहिए। न्यायिक आयोग जांच कर रहा है मामले का, तो भरोसा तो करना पड़ेगा ना। आप खुद तो न्याय नहीं कर सकते,
कानून को अपने हाथ में ले नहीं सकते। गोली का जवाब गोली तो हो नहीं सकता है लेकिन ना। सर अफसरों पे आगे क्या क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, सरकार ने प्राथमिक कार्रवाई करते हुए 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड तो कर ही दिया है और तत्कालीन जगदीशपुर एसडीपीओ को उनके पद से हटाकर लाइन हाजिर कर दिया था। लेकिन अब उन्हें नई पोस्टिंग मिल गई है, जिसको लेकर विवाद पैदा हो गया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई इनके खिलाफ एफआईआर है, इनको नई पोस्टिंग कैसे मिल गई? उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? बाकी जब सस्पेंड हो गए पुलिसकर्मी तो इनको क्यों नहीं किया गया? अब सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत आगे इन पर कार्रवाई होगी। पुलिस विभाग इनके खिलाफ विभागीय जांच करेगा और इसमें कर्तव्य में लापरवाही के सबूत मिलेंगे तो इन्हें भी निलंबित किया जा सकता है, सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाले न्यायिक आयोग ने घटनास्थल का मुआयना और जांच शुरू कर दी है। यदि न्यायिक आयोग अपनी रिपोर्ट में यह पाता है कि यह एनकाउंटर फर्जी था और सरेंडर करने के बाद गोली मारी गई है, तो यह रिपोर्ट कोर्ट में पुलिस जांच का मुख्य आधार बनेगी, जिससे अफसरों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, कोई नहीं बचेगा। सर लेकिन सवाल एक और उठ रहा है कि चार्जशीट दाखिल करने के लिए जांच एजेंसी को बिहार सरकार के गृह विभाग से अनुमति लेनी होगी, क्यों? लेनी पड़ती है, नियम है। देखिए, दोनों नामजद अधिकारी लोक सेवक है ना, वो आम आदमी तो है नहीं, वो अपराधी भी नहीं है, वो लोक सेवक है, तो कानून में उनको सुरक्षा मिली हुई है। इसलिए जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के लिए जांच एजेंसी को बिहार सरकार के गृह विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी और यदि सरकार मंजूरी देती है, जो कि फर्जी इनकाउंटर के मामलों में अमूमन मिल जाती है, तो कोर्ट में ट्रायल चलेगा। दोष साबित होने पर इन अधिकारियों को उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। जैसा कि 2002 के आसियाना नगर फर्जी एनकाउंटर मामले में तत्कालीन एसएचओ शमसे आलम के साथ हुआ था और मुझे याद है वो घटना। पूरे आसियाना नगर में आग लग गई थी, लोग सड़कों पर उतर गए थे, बहुत बवाल हुआ था क्योंकि 3 पढ़ने वाले होनहार छात्रों को डकैत बताकर थानेदार ने गोली मार दी थी। और मुझे तो ये भी याद है कि थानेदार ने गोली मारने के बाद पहुंच गया था सीएम हाउस, जहां लालू जी आग ताप रहे थे। सुबह सुबह मैं भी बैठा था और बोला, हुजूर मैंने तो 3 डकैत को मार दिया। बोला, लालू जी बोले, बहुत बढ़िया, वेल डन। मैं वहां से भागा, गया तो पता चला कि डकैत थोड़े हैं, ये तो छात्र हैं, उनको नौकरी लग गई थी, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था। तब मैंने कहा, लालू जी आप वेल्डन कह रहे हैं, वेल्डन है, ये अपराधी है, ये हत्यारा है। तब जांच शुरू हुई और लोगों ने इतना बवाल काटा, इतना गदर काटा कि पूरा देश जान गया भाई। और लेकिन सवाल ये उठता है कि राजेश शर्मा तो पहले से भी फेक इनकाउंटर के आरोपी हैं। और तब भी सर प्रमोशन हुआ था। मुजफ्फरपुर में इन पर भी 3 लड़कों के घर से ले जाकर फेक इनकाउंटर करने का आरोप है। घर में घुस के सर कोर्ट में केस चल रहा है 17 साल से। तो सर प्रमोशन कैसे हो सकता है? जितना हम लोग जान रहे हैं, ज्यादा तो नॉलेज नहीं है कानून का, लेकिन जितना हम लोग सुनते हैं कि अगर कोई आरोपी रहता भी है अधिकारी तो उसका प्रमोशन रोक दिया जाता हाँ है। बिल्कुल, कोर्ट में मामला है, फर्जी इनकाउंटर का आरोप है, बहुत गंभीर आरोप है, तो इनको प्रमोशन कायदे से नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन ये तो थानेदार से इंस्पेक्टर भी बन गए, डीएसपी भी बन गए और एक और एनकाउंटर में नामों आ गया और दूसरे इनकाउंटर में भी नाम आ गया और उसके बाद उनकी पोस्टिंग भी हो गई। तो इसी को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। तो सर आरोपी राजेश शर्मा मद्य निषेध विभाग में डीएसपी बने हैं, इसको लेकर क्यों सवाल उठ रहे हैं? तो अब तो सबको पता चल रहा है। देखिए, 1 जुलाई को नामजद तत्कालीन एसडीओ राजेश कुमार शर्मा को मद्य निषेध विभाग में डीएसपी बनाया गया है और उनकी नई नियुक्ति पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक हल्के में अफसरों का ट्रांसफर आम बात है। सामान्य नियम है कि सीनियर अफसरों जैसे डीएसपी, एसडीपीओ जैसे अधिकारियों को सीधे सस्पेंड करने के बजाय सरकार कम प्रभाव वाले पदों पर भेज देती है, जहां उनकी बहुत अहम भूमिका ना हो। सरकार ने उनको एसडीपीओ नहीं बनाया है कहीं, मद्य निषेध विभाग में उनकी नियुक्ति कर दी है ताकि प्रशासनिक प्रक्रिया चलती रहे। एसडीपीओ का पद बेहद पावरफुल भी होती है, इसलिए इसके तहत पूरा अनुमंडल और कई थाने आते हैं उसके अंदर। चूंकि आरोपी अफसर पर उसी क्षेत्र में इनकाउंटर का आरोप है, इसलिए उन्हें वहां बनाए रखना कानूनन गलत होता, क्योंकि वे गवाहों या सबूतों को प्रभावित कर सकते थे, इसलिए उनको हटाया गया है। मद्य निषेध विभाग में डीएसपी बनना एक तरह की नॉन फील्ड या कम प्रभाव वाली पोस्टिंग मानी जाती है। वे जिले की मुख्य धारा की पुलिसिंग और जांच प्रक्रिया से दूर हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ मद्य निषेध विभाग में डीएसपी बन गए तो बच जाएंगे।
तो सर मतलब मद्य निषेध विभाग में ट्रांसफर होने से डीएसपी कानून कार्रवाई से नहीं बचेंगे, ये बात सही है ना? बिल्कुल, पोस्टिंग हो गई है तो चिंता करने लोग की परेशान हो रहे थे सर, वीडियो डाल रहे हैं कि उनका प्रमोशन हो गया है। नहीं, प्रमोशन नहीं हुआ है। वो तो आरोपी हैं हाँ। फेक एनकाउंटर के, जांच चल रही है, उनको प्रमोशन कैसे हो सकता है? उनकी पोस्टिंग हुई है, जो सामान्य प्रक्रिया है, और पोस्टिंग ऐसी जगह पर हुई है जहां से रह करके वो जांच को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। देखिए, यदि जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा के न्यायिक आयोग की चार्जशीट में उनके खिलाफ फर्जी एनकाउंटर के पुख्ता सबूत मिलेंगे, तो सरकार नई पोस्टिंग के बावजूद उन्हें तुरंत सस्पेंड कर देगी। उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा भी चलाया जाएगा। इसलिए केवल उनकी पोस्टिंग होने से उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिली है। हाँ, लेकिन जनता के बीच खराब संदेश तो ज़रूर गया है, जैसा आप कह रही हैं। जनता कानूनी दांव-पेच तो समझती नहीं है। उसे लगता है कि डीएसपी को बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन डीएसपी की पोस्टिंग हो जाने से वो नहीं बच जाएँगे। जाँच में अगर दोषी पाए जाएँगे, तो वो भी निलंबित होंगे, वो भी बर्खास्त होंगे, उनकी नौकरी भी जाएगी, जेल भी जाना पड़ेगा। तो अब इंतज़ार करना चाहिए। न्याय पर तो भरोसा होना चाहिए, सरकार पर भी भरोसा होना चाहिए। तो चलिए हम भी नजर बनाए हुए हैं और देखते हैं आगे क्या होता है।